कागज जो एफआईआर के रूप में मौजूद था उसमें कौन कौन सा धारा लगा है ये आपने आज पढ़ा होगा, लेकिन क्या आपको मालूम है, अपने अंतरात्मा में झांक के देखा है कि झारखंड को बदलने के लिए झंडा और डंडा नहीं चाहिए, किताब चाहिए। 6 धाराओं में जयराम महतो ने किया श्वेता सिंह जी के ऊपर केस, कोर्ट गए, थाना गए। ये जो धाराएं लगी हैं इसका मतलब क्या होता है, ये जो धाराएं लगी हैं कौन कौन से सेक्शन में लगी हैं ये बताऊंगा, बीएनएस क्या होता है, आईपीसी क्या होता है, ये सब जानने के लिए इस वीडियो को देखिए। और सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आपको ये पता चले। नमस्कार, सब तक दस्तक से मैं राजीव बोल रहा हूँ। आपके कानों तक आज का जयराम महतो जी का जो केस फाइल करना है श्वेता जी के खिलाफ जो न्यूज़ है आपके कानों तक पहुंचा होगा, आपने वीडियो देखा होगा। लेकिन ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ, ये वीडियो मैं इसलिए बना रहा हूँ कि जिनको ये जानकारी नहीं है उनके पास ये जानकारी चला जाए। ये तो हो गई एक बात, लेकिन उससे भी ज़्यादा इसमें जो मेरा 90% नीयत किस पक्ष में है इस न्यूज़ को लेके, तो वो है ज्ञान के पक्ष में। स्टूडेंट के लिए ये वीडियो बना रहा हूँ और मैं ये गुजारिश करूँगा कि अगर आपका उम्र 12 से 20 साल तक है तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, क्योंकि ये खबर भी है और साथ में इसमें आपको ज्ञान भी मिलेगा और आपको ये भी पता चलेगा कि आपका जो राइट है जो आईपीसी और बीएनएस के तहत वो क्या है जो आपके अधिकारों को रिजर्व रखता है, तो उसके बारे में जानने का थोड़ा सा मतलब मिलेगा। ठीक है, तो वो चीज़ के लिए आप रेडी रहिए और इस वीडियो को पूरा देखिए, तो मैं आपको बताऊँगा और कौन सा धारा जयराम महतो ने श्वेता जी के ऊपर क्यों लगाया है और कितने धाराओं में वो मुनासिब धारा लगाए हैं अथवा प्रशासन के द्वारा आईपीसी के तहत और बीएनएस के तहत लगाया गया है। और ये भी बताऊंगा कि आईपीसी और बीएनएस एक दूसरे से कैसे अलग है। कंप्लीट वीडियो देखिएगा, थोड़ा सा आपको मजा भी आएगा इसमें और इसके बाद हम लोग आगे जाएंगे। तो आपको ये बताना है कि विधायक जयराम महतो ने बोकारो विधायक श्वेता सिंह समेत 4 समर्थकों पर बोकारो सिटी थाना में एफआईआर दर्ज कराया है। धारा 131, धारा 191, धारा 190 और धारा 126(2), 115(2) और 324(2). पहले आपको ये बता दूं, ये न्यूज़ आपके कानों तक पहुंचा है, आपने देखा है, वीडियो भी देखा है और एक एक करके ये जब इस धाराओं की बात करूंगा जो कि आईपीसी और बीएनएस में रिजर्व है, ठीक है, तो जो कि हमारा संहिता कानून का जो किताब है उसमें जो वर्णित है, जिसके अकॉर्डिंग साक्ष्य मिलने पर जो धाराएं लगाकर उसके मुताबिक जो सजा का प्रावधान है उसके बारे में एक एक करके बताने का कोशिश करूंगा। आपको पहले इस वीडियो को शुरू में ही बता देता हूं कि बीएनएस और आईपीसी में फर्क क्या है। आईपीसी इंडियन पीनल कोड जो कि आयरलैंड पीनल कोड के तहत ही उसी के तर्ज पे तैयार किया हुआ संवैधानिक धाराएं हैं, जिसके बारे में आपको डेप्थ में पढ़ने का जरूरत है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो संविधान के धाराओं को बारीकी से पढ़ने का कोशिश कीजिएगा। अगर आप स्टूडेंट फिलहाल इस वीडियो को देख रहे हैं तो स्किप मत कीजिएगा। आपको सबसे पहले ये बताना चाहता हूं मैं कि पहला धारा है 131। अब ये 131 क्या है मैं आपको एक एक करके सब बताने का कोशिश करूंगा। देखिए मित्रों, आपको एक बात बताने की कोशिश करता हूं। पहले इस वीडियो में आप ये ढूंढने का कोशिश कतई मत कीजिए कि जयराम जी कहाँ हैं पूरे मामले में और श्वेता जी कहाँ हैं। ये सब आपका अधिकार है, इसको आप अपने हृदय में रखिए, लेकिन आप पढ़ने में भी रुचि रखिए, तब आप जयराम महतो जी के जैसा या फिर बहुत सारे माननीय नेताओं के जैसा जब वे धाराओं को यूज करके अपने पक्ष का बचाव रखते हैं संवैधानिक रूप से थाना में, तो वो किस तरीके का होता है, तो ये जानना इस वीडियो में आपको ज़्यादा जरूरी है कि उससे ज़्यादा जरूरी है कहीं कि हमला हुआ उन पे, तो उससे ज़्यादा कहीं ये जानना आपके लिए जरूरी है कि ये क्यों हुआ और धाराएं क्यों लगी, इस तरीके की धाराएं क्यों लगी, वो एक एक करके बताता हूँ। आप लोग पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। देखिए 131 की बात कर रहा था मैं। क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी को किसी भी समन जारी करने का अनुमति देने से संबंधित है जो धारा को लागू करने के उद्देश्य से आवश्यक है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 131 कर अधिकारियों को समन जारी करने का भी व्यक्ति को शपथ के तहत पूछताछ के लिए लाने का अधिकार देती है। अब मैं समझा देता हूँ आपको। ये 1961 की धारा 131 कर अधिकारियों को समन जारी करेगा। 131 में ये जो धारा लगाया गया है श्वेता सिंह जी के ऊपर, इसमें कर अधिकारियों को प्रशासन समन जारी करेगी और उन्हें इस बात के लिए तैयार करेगी कि जो व्यक्ति तथाकथित या फिर यथावत रूप से इस धारा में संलिप्तता के आधार पर केस में वर्णित है, जिनके ऊपर केस हुआ है, उनको बुला के आप पूछताछ कीजिए कि उनका टैक्स इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, कर जो उनका जो हिस्ट्री है आईटीआर का या फिर किसी भी तरीके से कर देने का, उसका जांच कीजिए। ये 131 में आता है। अब मैं आपको लगे हाथ 126(2) बताता हूँ। 126 जो है मूलभूत आईपीसी के तहत वर्णित है। 2024 में आपको मालूम होगा कि भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता में जो अंतर है आपको बताऊंगा। बीएनएस भारतीय न्याय संहिता और आईपीसी इंडियन पीनल कोड अर्थात भारतीय दंड संहिता। तो दंड संहिता और न्याय संहिता में फर्क है। दंड संहिता, न्याय संहिता का मतलब है कि शोध चलेगा, दंड संहिता का मतलब है कि साक्ष्य मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाए। तो ये जो आपके समक्ष मैं 126(2) बोल रहा हूँ, ये 1924 का कानून है। ये आईपीसी ब्रिटिश काल का ही कानून है, लेकिन ये 2024 में संशोधन होने के बाद बीएनएस 2 में आया, यानी कि 126(2) में आया, माफ कीजिएगा, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता। अब इस बात को गौर से सोचिए, जो भी व्यक्ति किसी के आने जाने में बाधा उत्पन्न करेगा कानूनी रूप से दंडित किया जाएगा। याद रखिएगा, कार्रवाई होने की बात नहीं लिखी गई है। जो भी व्यक्ति किसी गणमान्य व्यक्ति की, प्रतिष्ठित व्यक्ति की या फिर यहाँ तक कि आम व्यक्तियों का कानूनी रूप से जहाँ जाने का अधिकार है, वो रास्ता अगर रोका जाता है तो 126(2) लगाया जाता है। 126 पहले मूलभूत आईपीसी में था,
संशोधन के बाद जो भारतीय न्याय संहिता और भारतीय दंड संहिता में परिवर्तन हुआ 2024 में, ठीक है ना, आईपीसी में परिवर्तन जो हुआ बीएनएस लाकर, उसके बारे में 126 में लिखा जाता है कि आप कहीं पे किसी को कानूनी रूप से जाने का अधिकार है तो नहीं रोक सकते हैं। अब आ जाइए, आपको दिखाता हूँ 131(1) क्षेत्राधिकार निर्धारण अधिकारी किसी को भी समन जारी करेगा। 131 मैंने आपको बताया अभी, ठीक है, रिपीट हो रहा था, माफ कीजिएगा। अब बीएनएस 324(2) भी जयराम जी ने लगाया है, अथवा प्रशासन के द्वारा, अथवा थानाध्यक्ष के द्वारा, अथवा कानूनी रूप से जो लगाया गया है 324(2), उसमें क्या कहा जाता है, साधारण, ध्यान से सुनिएगा, साधारण शरारत के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 6 महीने तक की कैद व जुर्माने की सजा दी जा सकती है। शरारत के तहत दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति, यानी कि जानबूझकर, शरारत मतलब हमको मन है आपको टॉर्चर करने का, मेरा मन है आपको तंग करने का, मैं इधर से आपको नहीं जाने दूंगा, मैं ये नहीं खाने दूंगा, मैं आपको ये नहीं पहनने दूंगा, इसमें 324(2) लगता है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि जैसे 19 धारा 14 आर्टिकल 14 में जो वायलेशन है अभिव्यक्ति की आज़ादी का, उसी तरीके का एक सिमिलैरिटी 324(2) में देखने को मिलता है। इसमें 6 महीने तक का कैद और जुर्माने की सजा दी जा सकती है। शरारत के तहत दोष करना, शरारत के तहत गलती करना, जैसे कि श्वेता जी बोल रही थी, निकलिए यहाँ से, निकलिए यहाँ से, उसके अकॉर्डिंग ये धारा लगाया गया है। अब आ जाइए 191, झूठा साक्ष्य देना। आपके खिलाफ अगर मैं पुलिस प्रशासन में या फिर कोई भी सरकारी गतिविधि में झूठा साक्ष्य, झूठा सबूत दिखाकर आपके प्रति किसी को अर्थात प्रशासनिक रूप से कार्यरत लोगों को, ठीक है, जो कि प्रशासन के इकाई होते हैं, किसी भी रूप में हो, हवलदार से लेकर डीआईजी तक, अगर उनको झूठा सबूत देकर मैं आपको फंसा रहा हूं तो मेरे ऊपर 191 का मुकदमा चलेगा। 190, ये आईपीसी का धारा, ये बीएनएस का नहीं है, ये ब्रिटिश काल से लागू है और ये 2024 का बीएनएस का हिस्सा नहीं है। लेकिन ये 190 क्या कहता है, किसी व्यक्ति को लोक सेवा के संरक्षण के लिए आवेदन करने से रोकने के लिए चोट पहुंचाने की धमकी। तो ये जो 190 धारा लगा है श्वेता सिंह पे लगाया गया है, आप उस वक्त का सीन याद कीजिए जब कंफर्म नहीं हूं मैं, जब ऑफिस के अंदर जयराम महतो जी को एंट्री करने से रोका जा रहा था, तब के लिए ये आईपीसी धारा 190 है, किसी भी व्यक्ति को लोक सेवक से संरक्षण के लिए आवेदन करने से रोकने के लिए चोट पहुंचाने की धमकी। जैसे मान लीजिए श्वेता जी वहां पे खड़ी थी, वो कुछ नहीं बोल रही थी, वो मान लीजिए कि थोड़ी देर के लिए कि वो बोल रही थी कि आप यहाँ से चले जाइए या फिर यहाँ से निकलो, वॉट एवर जो भी हो, लेकिन हो तो सकता है कि अगल बगल के 2-4 लोग जो कार्यकर्ता हैं वो बोल रहा होगा, है निकलो, है निकलो, है निकलो, क्योंकि एक नेता मर्यादा में बोलता है और उनके जो कार्यकर्ता होते हैं वो कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि मर्यादा लांघ जाते हैं। तो ये 190 का धारा उसके लिए कि किसी के ऑफिस के बाहर आप एक दूसरे शख्स को एप्लीकेशन लेके इंटर नहीं करने दे रहे हो। जैसे मान लीजिए मुझे केस करना है या फिर मुझे किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति से, मान लीजिए कलेक्टर से बात करना है और उस कलेक्टर के ऑफिस के आगे मुझे कोई दूसरे समुदाय के लोग या दूसरे पार्टी के लोग या असामाजिक लोग रोकते हैं, नहीं जाए देंगे तुमको अंदर, क्या कर लोगे, तो ये उसके लिए 190 लगता है। तो ये दोस्तों ये धारा में 324(2) भी बता देता हूँ मैं आपको, शायद 324(2) भी हाँ इसमें बता दिया मैंने आपको शरारत की तरफ। तो ये जो धाराएं हैं मैं आपको क्यों बताया, आप पहले एक बात को समझिए, बाद में मैं आ जा रहा हूँ पॉइंट पे, ठीक है, कि जयराम महतो जी ने आज एप्लीकेशन दिया और उसके तहत केस को, मतलब केस जाके किया, एफआईआर किया, एफआईआर नहीं बोलेंगे क्योंकि एफआईआर क्या होता है कि तुरंत फर्स्ट, क्या बोलते हैं, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, जो भी हो, मुझे उतना पता नहीं, इसके बारे में पढ़ के बताऊंगा। मैं टीचर तो हूँ नहीं, लेकिन मैं इतना ज्ञान जरूर रखता हूँ कि मैं पढ़ के आता हूँ और आपसे चीज़ों को शेयर करता हूँ, क्योंकि मैं आप ही के जैसा सीखने वाला एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है। और एक बात ये भी बताना चाहता हूँ आपको, इस केस को करने के बाद ये जो इतना धारा लगाया गया है श्वेता सिंह जी के ऊपर, माननीय विधायक है, तो एक बात बताइए, क्या ये धारा घटना के अकॉर्डिंग है? क्या जयराम महतो जी के साथ जो हुआ वहाँ पे, उनके शब्दों के द्वारा और उनके वीडियो फुटेज के द्वारा जो आप महसूस करते हैं, क्या ये धाराएं अकॉर्डिंग टू हैपेंड है, व्हाट हैपेंड देयर, वहाँ जो भी हुआ उसके अकॉर्डिंग ये धारा है? और आप मुझे ये बताइए कि ये धारा क्या आप पहले पढ़े थे, जानते थे इसके बारे में? इसके बारे में कमेंट में बताइए। और मैं जब भी वीडियो लाऊंगा तो आपके खबर के हिसाब से तो नहीं होगा, लेकिन इन्फॉर्मेशन के हिसाब से ज़्यादा कोशिश करूंगा इस पर बात करने के लिए। तो ये जो धाराएं हैं, आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपने अच्छे से सुना और समझा होगा। और एक बात ये भी आपसे चलते चलते कहना चाहता हूं कि सिर्फ जयराम महतो जिंदाबाद कहने से झारखंड नहीं बदलेगा, हेमंत सोरेन जिंदाबाद कहने से झारखंड नहीं बदलेगा, बीजेपी जिंदाबाद कहने से झारखंड नहीं बदलेगा, आजसू पार्टी जिंदाबाद कहने से, जितने भी पार्टियों का जिंदाबाद आपको मुर्दाबाद करना है कीजिए, ये आपका संवैधानिक अधिकार है। लेकिन झारखंड मैं बताता हूँ आपको कि कैसे बदलेगा। कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ पढ़ना है। आपको आवेदन लिखना नहीं आता है और आप बोलते हैं झारखंड बदलेगा। आपको प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखना नहीं आता है, आप बोलते हैं झारखंड बदलेगा। जयराम महतो में काबिलियत था, पीएचडी होल्डर है विधायक बनने का, तो वो बन के कोशिश कर रहे हैं, है ना। राजू महतो जी के पास काबिलियत है, वो भी भविष्य में उस काबिलियत के दम पे विधायक बनेंगे। आपके अंदर क्या काबिलियत है? मैं आपसे पूछता हूं, आप किसी भी पार्टी के झंडा उठाइए, किसी भी पार्टी के पीछे पीछे दौड़िए गाड़ी लेके, जिंदाबाद मुर्दाबाद जो करना है कीजिए, लेकिन अपने आप से पूछिए कि आप क्या दे रहे हैं समाज को, आप क्या दे रहे हैं झारखंड को, हिंदुस्तान को। आपका पढ़ना इतना जरूरी है जैसे आपके माँ बाप के लिए ऑक्सीजन। आप पढ़ते क्यों नहीं हैं? आपको पढ़ना पड़ेगा, इसलिए नहीं कि आपको झारखंड में नौकरी करना है बहुत बड़ा, इसलिए नहीं कि आपको सीजीएल निकालना है, इसलिए नहीं कि आपको जेपीएससी निकालना है, यूपीएससी निकालना है, बल्कि इसलिए आपको पढ़ना है कि अगर कोई आदमी आपसे गलत काम करवाने का कोशिश करे तो आपका माथा काम करे, आपका आत्मा काम करे। बहुत दिनों के बाद झारखंड आया हूँ, रोड पे बहुत जल्दी आऊँगा,
और चीज़ों को दिखाने की कोशिश करूँगा। इस वीडियो का मकसद बस ये था कि आप पढ़िए। आज पूरे दिन कितने लोगों ने सुना होगा और बहुत तरीके का अपना कमेंट और राय दिया होगा, ये जानने के बाद कि जयराम जी ने श्वेता जी के ऊपर केस किया है। तो किसी ने कहा होगा कि हाँ अच्छा किया, किसी ने कहा होगा कि बुरा किया, ठीक है ना। जो जिस पार्टी का होगा उसके संबंध में अपना राय रखा होगा और उसके खिलाफ भी राय रखा होगा दूसरे पार्टी के लोग। लेकिन इन सब में सबसे जरूरी क्या था, आपने नोटिस किया? इन सब में सबसे जरूरी ये था दोस्तों कि आप इन चीज़ों को समझो। 5 से 6 धारा लगाया गया है। क्या आपने पूरे दिन जब ये वीडियो आपके मोबाइल पे आया तो अपने अंतरात्मा से पूछा कि ये धारा क्या होता है, कब लगाया जाता है? जय हिंद। मिलेंगे किसी और वीडियो में। देखते रहिए सब तक।